हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में और न्यूक्लियर डिके के बारे में। क्या होता है न्यूक्लियर डिके, क्या होती है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर जो वर्ड है वो कहाँ से जनरेट हुआ होगा? न्यूक्लियस से जनरेट होगा। तो यानी कि हम क्या पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे और साथ के साथ न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के साथ और किसको पढ़ेंगे? न्यूक्लियस के डिके को, कि किस तरीके से न्यूक्लियस का डिके होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये स्टडी करेंगे। तो इनको स्टडी करने से पहले हमें थोड़ी न्यूक्लियस के बारे में भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है कि बहुत ही हैवी बॉडी होती है, मतलब बहुत ही उसका जो वेट होता है न्यूक्लियस का वो बहुत ज़्यादा होता है। ये एक हैवी बॉडी होती है और जो इसका मोस्ट डेंसर पार्ट जो होता है वो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो मोस्ट डेंसर पार्ट होता है वो कहाँ होता है? सेंटर में होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। ये एक बहुत ही हैवी बॉडी होती है। इसका जो मोस्ट डेंसर पार्ट होता है वो कहाँ लाई करता है? इसके सेंटर के अंदर वो लाई करता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये कोई एटम है, इस पूरा इसके ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर क्या रिवॉल्व करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अंदर क्या है? यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और कलेक्टिवली प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद एटम। ये पूरा मैंने बोला ना, ये पूरा एटम है। तो एटम क्या होता है? इट इज़ अ मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच वॉज डिस्कवर्ड बाय डाल्टन्स थ्योरी। ये एक बहुत ही मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसकी डिस्कवरी डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग की गई थी। अब एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के सेंटर में। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किस तरीके का इसका रिप्रेजेंटेशन होगा? तो यहाँ पर देखो, इस तरीके का यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी और किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू की थी? दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यानी कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके की होगी। मास जो होगा इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और अगर एटॉमिक मास यूनिट में लेंगे तो ये होगा। इसी तरह प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। रिप्रेजेंटेशन क्या होगी उसकी? और एनोड रे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने जो है डिटरमाइन किया था प्रोटॉन के बारे में। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। फिर हम न्यूट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उससे पहले देखो, हम यहाँ पे फिर से देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर डिके पढ़ने हैं हमें और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पढ़नी है, लेकिन पहला थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। इसका जो ये एक हैवी बॉडी होती है। इसका जो मोस्ट डेंसर पार्ट होता है वो उसके सेंटर में होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये पूरा एक एटम होता है। एटम की डिस्कवरी डाल्टन थ्योरी ने की थी। इसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? प्रोटॉन की किसने की? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होंगी, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, नेक्स्ट पार्ट में आएगा, यहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन, न्यूट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखते हैं न्यूट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन ये होगी। मास हो क्या होगा न्यूट्रॉन का? वो ये रहा। उसके बाद क्या आता है कि दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यानी कि जो हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको फर्दर हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं एक दूसरी कैटेगरी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फर्मियोन्स और एक होता है बोसोन्स। फर्मियोन्स जो होते हैं उनकी हाफ इंटीजर स्पिन होती है, जैसे कि +-1/2 हो गया, +-3/2 हो गया। इसी तरह जो बोसोन्स होते हैं उनकी कंप्लीट स्पिन होती है 0, +-1, सॉरी प्लस माइनस नहीं, +1, 2, 3
ठीक है। और जो बोसोन्स होते हैं ये बोज आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। फिर फर्मियोन्स भी आगे दो तरीके के होंगे, मैटर पार्टिकल और एंटी मैटर पार्टिकल। बोसोन्स भी दो तरीके के होंगे, फोर्स और स्केलर। तो ये पूरा डिस्कस किया हमने किसके बारे में, न्यूक्लियस की। हमने आउटर उसके बारे में पढ़ लिया कि न्यूक्लियस क्या होता है, किसकी डिस्कवरी किसने की थी, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन है, वो सब देखने के बाद अब हम चलते हैं न्यूक्लियर डिके के ऊपर। न्यूक्लियर डिके, न्यूक्लियर डिके यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। डिके मतलब कोई चीज़ वहाँ से हट रही है, रिमूव हो रही है, टूट रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिके हो रहा है। तो अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, अब हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर डिके के बारे में। तो देखो, देयर एग्जिस्ट सम न्यूक्लियाई विच आर अनस्टेबल मे बी ड्यू टू लो बाइंडिंग एनर्जी एंड हाई एनर्जी ऑफ सिस्टम। कि यहाँ पर कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि हमें पता है हम न्यूक्लियर डिके पढ़ रहे हैं। तो कोई चीज़ डिके कब करेगी, कोई चीज़ टूटेगी कब, जब वो स्टेबल नहीं होगी तभी टूटेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल किसकी वजह से होगा, अनस्टेबल ड्यू टू लो, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना अगर वो लो होगी, या फिर उस सिस्टम की इतनी हाई एनर्जी हो जाए कि वो उसको बियर ही ना कर पाए, तब वहाँ पे न्यूक्लियर डिके होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर डिके के अंदर क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियाई होता है जो अनस्टेबल होता है ड्यू टू लो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम या फिर हाई एनर्जी ऑफ सिस्टम, सो इट विल अंडरगो डिके। तो वो क्या शो करेगा, डिके शो करेगा टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, वो डिके शो करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिके। और इसी प्रोसेस को हम या तो न्यूक्लियर डिके बोल सकते हैं या रेडियो एक्टिव डिके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया न्यूक्लियर डिके के बारे में। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस में हम जनरली किसकी बात करेंगे, इसके अंदर ओनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। यानी कि जो डीके होगा वो ड्यू टू प्रोटॉन्स या ड्यू टू न्यूट्रॉन्स होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर का। देखो, एटॉमिक नंबर जो होता है वो, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। कि जैसे हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक मास, मास मतलब पूरे सिस्टम का, मतलब पूरे न्यूक्लियस का। तो पूरे न्यूक्लियस के अंदर हम किसकी बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करेंगे और प्रोटॉन के। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम कलेक्टिवली मास नंबर बोलते हैं और प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ए एक्स जेड। ए क्या होगा यहाँ पे, एटॉमिक मास नंबर, और ए के अंदर किस किस का कंट्रीब्यूशन होगा, न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा और प्रोटॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा। जबकि जेड, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। तो जेड के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन होगा, ओनली प्रोटॉन्स का। तो इस तरीके की यहाँ पर क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसमें पढ़ेंगे डीके। अब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे डीके। तो सबसे पहले देखो, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर, बहुत सारे तरह के डीके होते हैं। पहला हमारे पास होता है गामा डीके। गामा डीके के अंदर क्या होता है कि हमें पता है, देखो गामा डीके, जो गामा रेडिएशंस होती है ना वो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि गामा इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम एनर्जी। अगर उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मतलब कि वो उनका जो मास है, उनका कोई भी मास नहीं है उनका, ठीक है। गामा डीके के दौरान क्या होता है कि जो एनर्जी होती है न्यूक्लियस की वो डिक्रीज होती है। यहाँ पे ना तो एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही यहाँ पर क्या होगा, मास नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। यानी सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लियस की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है गामा डीके के अंदर। मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर में कोई यहाँ पे चेंजमेंट नहीं आता। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या इस रिएक्शन में क्या शो कर रखा है कि एक्स जो है हमारा वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। यहाँ पे स्टार रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेड स्टेट को, ए इज ए एटॉमिक नंबर और जेड इज ए एटॉमिक मास नंबर।
सॉरी ये है मास नंबर और ये है एटॉमिक नंबर, ये है एक्साइटेड स्टेट में। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ना तो इसके मास में कोई चेंज है ना इसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज है। देखो यहाँ भी ए था, यहाँ भी ए है, यहाँ जेड था, यहाँ भी जेड है, सिर्फ ये स्टार हट गया। यानी कि क्या हो गया कि ये जो हमारा न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर था, इसने क्या कर दी, अपनी कुछ एनर्जी को रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया, कितनी एनर्जी को रिलीज किया, दैट इज गामा। तो इस तरीके का जो डिके होता है ये क्या कहलाता है, गामा डिके। कि इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की एनर्जी डिक्रीज होती है, एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे इसका ये एग्जाम्पल देख लो, जैसे 23 सोडियम 11, तो 23 सोडियम 11, तो यहाँ पे एक्साइटेड में था, ग्राउंड में मतलब एक्साइटेड स्टेट में था, इसने अपनी कुछ जो अपनी एनर्जी है उसका लॉस कर दिया, न्यूक्लियस ने क्या कर दिया, अपनी एनर्जी की डिक्रीज कर दिया, और एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये इसके क्या हो गए एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे है कि गामा डिके जो है ना, ये मोस्ट कॉमन मोड ऑफ डिके होता है, और गामा रेडिएशंस का कोई मास नहीं होता। सेकेंड टाइप की जो हमारे पास डिके आते हैं दैट इज बीटा डिके। बीटा डिके भी दो तरीके के होते हैं, बीटा माइनस डिके और बीटा प्लस डिके। तो ड्यूरिंग दिस डिके, तो बीटा माइनस डिके की बात करते हैं। तो बीटा माइनस डिके के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर ये जो 1 और 0 है, ये हमने जब पीछे देखा था तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी थी, न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन टूट रहा है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, प्लस न्यूट्रिनो। ये जो साइन है ना ये वाला, ये प्रोटॉन को भी रिप्रेजेंट करता है, हमें पीछे देखा था अभी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन का ब्रेकडाउन हो रहा है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, और न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो होता है ना, वो एक एंटी मैटर पार्टिकल होता है। एंटी मैटर पार्टिकल यानी ना तो उसका कोई चार्ज होगा ना ही उसका कोई मास होगा। तो यहाँ पे देखो बीटा नेगेटिव डिके के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये जो रिएक्शन लिख रखी है आपको यहाँ पे, ये रिएक्शन लिख रखी है, ये समझाती हूँ कि कैसे हो रहा है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि ए है, ए रिप्रेजेंट करेगा किसको, मास नंबर को, एक्स है, और जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे एटॉमिक नंबर को। अब देखो यहाँ पर, अब क्वेश्चन ये कि यहाँ पर A-1 क्यों हो गया, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, फिर यहाँ पर ये वाई कैसे आया। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मास नंबर होता है, ए जो होगा, मास जो होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन पे भी डिपेंड करता है और प्रोटॉन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह के एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करेगा, ओनली प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके अंदर क्या हुआ कि बीटा माइनस डिके के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन का ब्रेकडाउन होता है। न्यूट्रॉन का ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब न्यूट्रॉन कम हो रहे हैं। और न्यूट्रॉन कम हो रहे हैं और किस पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ मास नंबर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे रिएक्शन आगे की फॉरवर्ड में क्या, हमने ये देख लिया कि न्यूट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है और मास नंबर में लॉस हो रहा है। तो ये -1 किसकी वजह से आया है, क्योंकि न्यूट्रॉन का लॉस हो रहा है और वो सिर्फ मास नंबर पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, A-1 एक्स एज इट इज जेड, क्योंकि जेड तो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलो ठीक है, इतनी बात हो गई कि हमारा न्यूट्रॉन टूट रहा था उसकी वजह से ये आ गया। अब देखो, अब जब न्यूट्रॉन टूट रहा है तो कोई चीज़ बन भी रही है, यानी कि ये क्या बन रहा है, प्रोटॉन बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने अभी बताया था कि हम इसके अंदर मेनली किसकी बात करेंगे, ओनली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तो बात करेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन बन रहा है। तो अब न्यूट्रॉन टूट रहा था वो, उसकी बात तो हमने कर ली, लेकिन अब कुछ बन भी रहा है। तो क्या बन रहा है, प्रोटॉन बन रहा है। और प्रोटॉन जो है वो मास नंबर पे भी डिपेंड करता है और एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो क्या करेंगे, दोनों के अंदर प्लस होगा, यानी कि यहाँ पर A-1 था, A-1 एज इट इज रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा 1। ये +1 किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे प्रोटॉन बन रहा है और जो प्रोटॉन है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन विल डिपेंड ऑन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर क्या हो गया, +1 हो गया। अब देखो यहाँ पर जब भी हम ये याद रखना कि जब भी हम प्रोटॉन का चेंजमेंट करेंगे, यानी कि जब हमारा ये एटॉमिक नंबर चेंज होगा तब हमारा जो ये सिंबल होता है ये भी चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई, वाई के साथ जेड और जेड के साथ +1,
+1 क्यों किया जेड में, क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है, प्रोटॉन बन रहे हैं, और प्रोटॉन बन रहे हैं तो वो एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करते हैं और मास नंबर पे भी डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ गया, Z+1। अब हम देखिए -1 से +1 कैंसिल, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई, AYZ+1। लास्ट में फाइनल में ये आ गया AYZ+1। तो यहाँ से समझ आया कि बीटा माइनस डी के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले न्यूट्रॉन टूट रहा है, न्यूट्रॉन के टूटने की वजह से यहाँ पे A-1 आया, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो सिर्फ मास नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोटॉन बन रहा है, और प्रोटॉन तो दोनों पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे भी और एटॉमिक नंबर पे भी। तो यहाँ पर क्या आ गया, +1, और यहाँ पर भी +1। और जब भी हम एटॉमिक नंबर को चेंज करते हैं ना, यानी कि जब भी हम इसमें जेड में जब चेंज करेंगे तो हम इसके करस्पॉन्डिंग इसका सिंबल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, इस -1 से ये +1 कैंसिल, और ये AYZ+1 आ जाएगा हमारे पास एट लास्ट में। तो ये होगी इसकी पूरी रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी यहाँ से कि हमारे पास ये था, और इसके साथ हमें AYZ+1 बीटा माइनस प्लस न्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हम लेके चले थे, मास नंबर में कोई चेंज है यहाँ पे नहीं है, ये चेंज हो गया यहाँ पे, और Z+1 यानी कि बीटा माइनस डीके के अंदर क्या होता है कि मास नंबर के अंदर तो कोई चेंज नहीं आता, बट इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो +1 यूनिट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, +1 यूनिट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल किस तरीके का होगा। यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग बीटा माइनस डीके एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन सेम। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख सकते हो किस तरीके से जो है मास नंबर सेम रहेगा बीटा माइनस डीके के अंदर, और एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, ये आप यहाँ से कर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट डिके आता है दैट इज पॉजिट्रॉन डिके। पॉजिट्रॉन डिके बोल दो या उसको बीटा प्लस डिके बोल दो। बीटा प्लस डिके के अंदर क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाता है, जबकि जो मास नंबर है वो सेम रहता है। अब किस तरीके से रहेगा, देखो पॉजिट्रॉन के अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर जो ब्रेकडाउन है वो प्रोटॉन का होता है। बीटा माइनस के अंदर जो ब्रेकडाउन था वो न्यूट्रॉन का था, और इसके अंदर जो ब्रेकडाउन होता है वो प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन किस में टूटेगा, न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्लस एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्या करता है, ये एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे बैलेंस करता है। तो पॉजिट्रॉन डिके के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन का ब्रेकडाउन होता है न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के अंदर। फिर इसके अंदर भी उसी तरीके की रिएक्शन हमने कंसिडर की कि AXZ। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये किस तरीके से आया, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मास नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करने की ट्राई करो ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मास नंबर है, मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली प्रोटॉन के ऊपर। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रोटॉन का ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि प्रोटॉन का ब्रेक डाउन हो रहा है, और प्रोटॉन जो है वो दोनों एटॉमिक नंबर में भी कंट्रीब्यूट करता है और मास नंबर में भी करता है। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा ये है AXZ। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर A जो है वो प्रोटॉन टूट रहा है, तो यानी कि A-1 एक्स एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे वाई आएगा। वाई क्यों आया, क्योंकि अब यहाँ पे देखो हम एटॉमिक नंबर को चेंज कर दिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब चेंज होता है तभी हम ये सिंबल चेंज करते हैं। तो यहाँ पे YZ-1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि चलो हमने ये तो बात कर ली कि प्रोटॉन टूट रहा है, लेकिन आगे कुछ बन भी तो रहा है, न्यूट्रॉन बन रहा है, और न्यूट्रॉन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे डिपेंड करता है। तो बन रहा है तो प्लस आ जाएगा, तो A-1 इसकी वजह से था, और +1 किसकी वजह से आ गया, क्योंकि न्यूट्रॉन बन रहा है, दैट्स वाई। यहाँ पे y है Z-1, 1 से 1 कैंसिल, ओवरऑल क्या आ गया, AYZ-1। यानी कि पॉजिट्रॉन डिके के अंदर भी क्या होता है कि इस पे जो है मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये होगी। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके।
तो यहाँ पर इसके ये एग्जाम्पल, आप ये यहाँ से एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है मोड ऑफ डिके, दैट इज के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इन दिस मोड ऑफ डिके एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल्स जम्प टू द न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या करता है कि इस मोड ऑफ डिके के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो के सेल से जंप करता है न्यूक्लियस के अंदर, और के सेल पर फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। होल क्रिएट होगा तो जैसे शेल्स कैसे होती हैं, एस पी डी एफ, इस तरीके से होती हैं, सबसे इनर सेल एस पी डी एफ। तो फिर जैसे ही वहाँ पर होल क्रिएट होगा तो क्या होगा, वहाँ से जो ऊपर जो उसकी दूसरी जो सेल होगी, वहाँ से क्या होगी, दोबारा कोई और इलेक्ट्रॉन आके उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगी, कुछ रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, और जो मेनली जो रेडिएशन होगी दैट इज एक्सरे। वो क्या होंगी, एक्सरे होंगी। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर की जो रिएक्शन होगी वो, इसमें भी प्रोटॉन का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, लेकिन इसमें क्या मेनली क्या बाहर निकलती है, एक्सरे बाहर निकलती है। इसकी भी हम रिएक्शन को कंसिडर करेंगे तो ये बिल्कुल सेम होगा, किसके जैसा, बीटा प्लस डीके जैसा, बिल्कुल सेम इसकी रिएक्शन है। वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन का ब्रेक डाउन हो रहा है न्यूट्रॉन के अंदर, और प्रोटॉन जो होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे भी और मास नंबर पे भी। तो यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर में भी चेंज है और मास नंबर में भी चेंज है। फिर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन बन रहा है, न्यूट्रॉन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, तो मास में +1, ओवरऑल रिएक्शन ये आ गई। ठीक है, तो बीटा माइनस में भी ऐसा ही हो रहा था। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बीटा प्लस डीके एंड के कैप्चर या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर, की क्या मेन डिफरेंस है बीटा प्लस डीके के अंदर और के कैप्चर के अंदर। तो जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि इसके अंदर एक्सरे बाहर निकलती हैं और इसके अंदर एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स बाहर निकलता है, और के कैप्चर के अंदर जो है हम क्या करते हैं, हैवी न्यूक्लियस एटम का यूज़ करते हैं। देखो अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। ये ड्यूरिंग के कैप्चर एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1 होगा, और के कैप्चर जो होता है ना वो हैवी न्यूक्लियस के अंदर होता है। हैवी जो न्यूक्लियस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर >= 25 होता है, उनके अंदर ये देखा गया है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल सेट कर रखा है कोबाल्ट का, 57 कोबाल्ट 27 का, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट डिके आता है, दैट इज अल्फा डिके। अल्फा क्या होता है, एक हीलियम न्यूक्लियस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। तो अल्फा डिके के अंदर किस तरीके से यहाँ पर होगा वो हम देखते हैं। अब बोला कि अल्फा क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो हीलियम क्या क्या होता है, हीलियम +2। अल्फा डिके के अंदर क्या होता है कि जो मास नंबर होता है ना वो तो 4 यूनिट से कम होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 यूनिट से कम होगा। तो ड्यूरिंग अल्फा डिके के अंदर कुछ इस तरीके की कंडीशन अराइज होंगी कि मास नंबर तो 4 से कम और एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा। अल्फा जो है, अल्फा इज़ द हैवीएस्ट पार्टिकल अमंग ऑल काइंड ऑफ डिके। जितने भी हमने डिके पढ़े उनके अंदर जो अल्फा डिके होता है ना, ये सबसे क्या होता है, अल्फा इज़ द हाईएस्ट पार्टिकल अमंग ऑल काइंड ऑफ डिके। तो अल्फा डिके को हम किस में ऑब्जर्व करते हैं, हैवी जो न्यूक्लियस होते हैं ना उनके अंदर हम क्या करते हैं इसको स्टडी करते हैं। तो ये हमने हैवी न्यूक्लियस लिया, यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो गया, थोरियम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, टू गेट स्टेबिलिटी। तो ये हमने डिस्कस किए किसके बारे में, न्यूक्लियर डिके के बारे में। न्यूक्लियर डिके के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा गामा डिके। गामा डिके के अंदर क्या होता है कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आता, ओनली क्या होती है, न्यूक्लियस की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, पहला डिके। दूसरा हमने पढ़ा बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस डिके के अंदर क्या होता है, बीटा माइनस डिके के अंदर मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एटॉमिक नंबर क्या होता है, +1 यूनिट से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, +1 यूनिट से। जो इसका बीटा माइनस डिके के अंदर क्या होता है, इसका जो मास नंबर होता है वो सेम रहता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो +1 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है। थर्ड हमने पढ़ा बीटा प्लस डिके। बीटा प्लस डिके के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर +1 यूनिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, Z-1 हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ जो हमने पढ़ा वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर के कैप्चर। तो इसमें भी क्या होता है, इसके अंदर भी मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, +1 यूनिट
यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इन दोनों के अंदर, बीटा प्लस डीके के अंदर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है ना वो हैवी न्यूक्लियस के अंदर होता है, हैवी पार्टिकल्स के अंदर होता है। और लास्ट हमने 5th पढ़ा है गामा डीके, सॉरी अल्फा डीके। अल्फा डीके के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4 यूनिट से डिक्रीज होता है और मास नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज होता है। तो ये तो हमने बात कर ली अल्फा डीके की, कि न्यूक्लियस जो डिके कर रहा है वो कितने तरीके से डिके कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देर आर सर्टेन पैरामीटर विच डिफाइन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई में अंडरगो डिके और कैन शो रेडियो एक्टिविटी। यानी कि देखो कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है तो हर चीज़ क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है। इसी तरह न्यूक्लियस भी क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी चाहेगा। और देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये क्या हो सकता है कि वहाँ पे उन न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल ना हो, तब वो अनस्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन पैरामीटर्स पढ़ेंगे जो डिफाइन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, कि वो स्टेबल है या नहीं है। अगर वो स्टेबल नहीं है तो उनके अंदर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे क्या हो, वो स्टेबल हो जाए। तो हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होगा इसके अंदर रूल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो रूल, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो रूल पढ़ेंगे हम। देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियाई हैविंग n/p वैल्यू 1 इज मोर स्टेबल देन अदर। अगर जिसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 का मतलब क्या होगा कि जितने न्यूट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल। वो न्यूक्लियस क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो 4 हीलियम 2। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, इस तरीके रिप्रेजेंटेशन करते थे हम, AXZ। ए किसको रिप्रेजेंट करता था, मास नंबर को, और जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। तो यहाँ से ये 2 क्या है, 2 क्या है, एटॉमिक नंबर है, और जेड क्या है ना, सॉरी 4 क्या है, मास नंबर है। तो और फिर मेरे को पता है मास नंबर में कौन कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और एटॉमिक नंबर में कौन कंट्रीब्यूट करता है, ओनली प्रोटॉन। तो यहाँ पर मैं अगर न्यूट्रॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालूं तो प्रोटॉन तो कितने हो गए, 2 हो गए। न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ पे जितने हमारा टोटल मास है उस टोटल मास में से हम क्या करें, प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 - 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 2 ही हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन, और 2 ही क्या है, प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया। 2/2 = 1। इसी तरीके से देखो ऑक्सीजन 8 है और 16 है, तो यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, और जो मास नंबर है वो 16। और मास नंबर किससे मिलता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो 16 में से अगर मैं प्रोटॉन का माइनस कर दूँ तो किसका बचेगा, न्यूट्रॉन का बचेगा। तो 16 में से 8 गए 8, यानी कि न्यूट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 है, दोनों का रेशियो क्या आ गया, 1। तो इस तरीके का जो हम यहाँ पे न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होंगे, हमारे स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। फिर देखो हम यहाँ पे एक ग्राफ कंसिडर करते हैं। अब हम देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। हमने अभी बोला कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन जो रेशियो जो होता है वो 1 होना चाहिए, लेकिन वो 1 से 1.5 की रेंज के अंदर जितने भी आएंगे ना वो सारे क्या होंगे, वो सारे स्टेबल होंगे। अब यहाँ पे देखो हमने ग्राफ प्लॉट किया है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो सारे क्या होंगे, n/p उनका किस में आएगा, 1 से 1.5 के बीच में आएगा, यानी इसे हम स्टेबिलिटी बेल्ट भी बोल सकते हैं। ये सारे न्यूक्लियाई क्या होंगे, यहाँ पर स्टेबल होंगे। लेकिन हम यहाँ पे देखो पार्ट ए में देखते हैं। पार्ट ए में यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, यानी कि न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। सो न्यूक्लियस, अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है। न्यूट्रॉन ज़्यादा किस तरीके से, देखो क्योंकि ए रीज़न हमारा ये है। तो अगर मान लो मैं इस न्यूट्रॉन के ऊपर ये कोई पॉइंट कंसिडर करूँ, यहाँ पर मान लो मैंने इधर कोई पॉइंट कंसिडर किया, ये न्यूट्रॉन की लाइन है, और यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर किया है, और सिमिलर तरीके से ये क्या है, प्रोटॉन है। तो इसके जस्ट यहाँ पे मैंने
क्या ले लिया, प्रोटॉन ले लिया। तो देखो न्यूट्रॉन तो कितने ज़्यादा हैं, यहाँ से ओरिजिन से देखें तो यहाँ पर कितने ज़्यादा न्यूट्रॉन है यहाँ तक, और प्रोटॉन कितने हैं, ओनली यहाँ तक। तो किसका नंबर ज़्यादा हुआ, इधर न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा हुआ। तो इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो हम अब क्या करें कि इसके अंदर जो है इन न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को हमें इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे कर सकते हैं कि हम न्यूट्रॉन्स को कम करें तभी वो प्रोटॉन्स के बराबर आएंगे। तो अब क्वेश्चन होगा कि न्यूट्रॉन्स को कम कैसे करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स का हमने ब्रेक डाउन कौन से डिके के अंदर पढ़ा था, बीटा माइनस डिके के अंदर हमने न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसका डिके हो रहा था। न्यूट्रॉन का डिके होता है प्रोटॉन के अंदर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी +1 यहाँ भी। तो न्यूट्रॉन का डिके हो रहा था किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर प्लस न्यूट्रिनो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास न्यूट्रॉन का नंबर है वो ज़्यादा है, इसके नंबर को कम करने के लिए हम कौन सा डिके करवाएंगे, बीटा माइनस डिके। जब हम बीटा माइनस डिके का करवाएंगे तो वहाँ से न्यूट्रॉन का ब्रेक डाउन होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के अंदर, तो हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल। फिर हम इस बी रीजन की बात करते हैं। तो बी रीजन के अंदर क्या होगा, मोर स्टेबल होंगे, इनका जो रेशियो है वो n/p का 1 से 1.5 के बीच का होगा। उसके बाद इस पार्ट सी में देखो, पार्ट सी में क्या है कि n/p इज लेस देन 1, यानी कि अब की बार प्रोटॉन ज़्यादा है और न्यूट्रॉन कम है। यानी कि अगर मैं मान लूँ प्रोटॉन मेरा यहाँ पर है, प्रोटॉन यहाँ पर है कोई, और इधर मैं मान लूँ कि इधर कोई हमारा न्यूट्रॉन, तो इसका जो हम रेशियो देखेंगे तो देखो प्रोटॉन तो कितने ज़्यादा हैं ओरिजिन से, इधर प्रोटॉन कितने ज़्यादा है बट न्यूट्रॉन तो कम है इधर। तो यहाँ पर क्या होगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो लेस देन 1, यानी प्रोटॉन ज़्यादा है अब की बार न्यूट्रॉन से। तो सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें इक्वल करना है तो प्रोटॉन का ब्रेक डाउन करेंगे, और प्रोटॉन का ब्रेक डाउन किस तरीके से होता है, बीटा प्लस डिके के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर। तो बीटा प्लस डिके करवा के या फिर उसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवा के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन के नंबर को डिक्रीज करेंगे, और जब प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज होगा तो क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बराबर होगा, हमारा जो न्यूक्लियस है उसको क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये तो था पहला रूल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का। सेकेंड रूल आता है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। नाम से पता लग रहा है बाइंडिंग यानी किसी चीज़ को बाइंड करेगी। किसको बाइंड करेगी, न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को बाइंड करेगी, या मैं बोल सकती हूँ कि न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखेगी, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एनर्जी और फोर्स दैट बाइंड पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी भी एक पैरामीटर होता है जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्वेशन। मास एनर्जी इक्वेशन को हम समझते हैं क्या होगा। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, अगर वो फ्री पार्टिकल्स हैं तो अगर मैं उसका मास डिटरमाइन करूँ m1 तो mn प्लस mp दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन अगर वो कलेक्टिवली एक न्यूक्लियस के अंदर है तो मैं उसका मास m2 मान लूँ, पूरे का कलेक्टिव मास मान लें, न्यूक्लियर मास m2। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे इसके अंदर और क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म यूज़ होगी मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का हम यूज़ करेंगे डेल्टा m इंटू m1 माइनस m2। मास एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी होगी दैट इज डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय एटॉमिक मास नंबर। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी के अंदर डिक्रीज आएगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। और जितनी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी कहाँ चली जाएगी, न्यूक्लियस को स्टेबल करने के अंदर। द डिक्रीज इन, और इसी के साथ साथ क्या होगा कि द डिक्रीज इन मास ऑफ करस्पॉन्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी, जितना मास कम होगा उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या करेगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बाइंडिंग एनर्जी के या फिर मास डिफेक्ट के। ठीक है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इधर है बाइंडिंग एनर्जी, इधर है एटॉमिक मास नंबर। इधर तो वो एटम है जिनका बहुत ही लो मास है, जिनका बहुत ही
लो मास है, और इधर क्या है जिनका मॉडरेट है, ऐसे ये हमारी 3D सीरीज, इसका मॉडरेट है। इधर देखो और भी हैवी हैवी मास के पार्टिकल हैं, यूरेनियम, थोरियम, ये सब बहुत ही हैवी पार्टिकल, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगी और इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगी, और इन वालों की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस कर्व इट इज़ क्लियर दैट पार्टिकल, जिस जिस भी पार्टिकल की लोअर या हैवियर मास नंबर है, जिनका लो सब, या तो उनका बिल्कुल लो मास है या उनका बहुत ही ज़्यादा मास है, बाइंडिंग दे अनस्टेबल, तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और जिनका मॉडरेट होता है वो स्टेबल होते हैं। और हैवियर पार्टिकल्स जो है जैसे यूरेनियम, थोरियम, हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, और लाइटर पार्टिकल यानी कि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब ना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है फिजन और फ्यूजन के बीच में, कि फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। तो देखो हम ना यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि फिजन जो होता है ना वो हैवी न्यूक्लियस के अंदर होगा, और फ्यूजन जो होगा वो लाइटर पार्टिकल्स के अंदर होगा। देखो न्यूक्लियर फिजन मतलब कि कोई बहुत बड़ा पार्टिकल है, अब वो खुद ही इतना बड़ा है, तो उसके ऐसा थोड़ी ना हो कि हम उस बड़े के अंदर और पार्टिकल्स ऐड करते जाएंगे और बड़ा बनाएंगे, नहीं। तो हम क्या करते हैं कि फिजन के अंदर कोई भी हमारे पास हैवी पार्टिकल है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिसोशिएट कर देते हैं। अब वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स किस तरीके से डिसोशिएट होंगे, जब हम इसके ऊपर किसी चीज़ की बम्बार्डमेंट करवाएंगे, किसी इलेक्ट्रॉन की, सॉरी किसी न्यूट्रॉन की, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की, थर्मल न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इसके ऊपर क्या करते हैं, मतलब फ्यूजन किस में होगा, हैवियर न्यूक्लियस जिसका साइज बड़ा होगा, और फ्यूजन का मतलब होता है कि ये छोटे छोटे एटम्स जो है ना इस तरीके के, वो मिलके एक बड़ा एटम बना दे। ये प्रोसेस क्या होती है हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन मतलब फिजन टूटना, और फ्यूजन मतलब एक दूसरे के अंदर फ्यूज होते जाना, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब हम इस पे आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास रूल आता है दैट इज इवन ओड रूल। इवन ओड रूल क्या होता है, इवन ओड रूल के अंदर क्या होता है कि कुछ ये भी एक रूल है जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू देयर नियर बाई पार्टिकल, और वो अपने नियर बाई पार्टिकल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू देयर न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर्स। ठीक है, तो ये कहलाएगा इवन ओड रूल। इवन ओड रूल में क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू देयर नियर बाई पार्टिकल्स ड्यू टू देयर न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर। तो यहाँ पर जैसे मैंने एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, मास नंबर और कुछ स्टेबल न्यूक्लियाई यहाँ पे लिख रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है जो डिफाइन करेगा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को, दैट इज मैजिक नंबर रूल। मैजिक नंबर रूल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स ही होते हैं जो एसोसिएट होते हैं किसी स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ, और इसको हम वेरीफाई करते हैं न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर। अब इसके अंदर कलेक्टिव मॉडल, न्यूक्लियर सेल मॉडल, बहुत सारे तरीके के मॉडल होते हैं यहाँ पे। तो मैजिक नंबर रूल क्या होता है कि आप मैजिक नंबर रूल के अंदर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स ही होते हैं जो किसी स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ एसोसिएट होते हैं, और हम उनको वेरीफाई करते हैं न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर। तो वो क्या होंगे कुछ स्पेसिफिक, यहाँ पर नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के वो यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर है और यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन्स का नंबर है। उसके बाद फिफ्थ जो हमारे पास आता है जो स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन भी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। किस तरीके से डिफाइन करता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो वेरिएशन होता है आइसोटॉपिक मास का एटॉमिक मास के साथ, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, आइसोटॉपिक मास, मास नंबर डिवाइड बाई मास नंबर इंटू 10⁴। हमने क्लोरीन 35 का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, जिसका मास नंबर 34.980 होता है, उसको हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, और पुट करने के बाद हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और जितनी ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव आएगी मतलब उतना ही हमारा न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा, बिकॉज सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के अंदर यूज हो रही है। More negative value of packing fraction shows that given nucleus is stable because decrease in mass is converted into binding energy। की जितना भी मास डिक्रीज हो रहा है वो सारा कहाँ पे जा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। तो ये पैरामीटर्स थे जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, 5 पैरामीटर।
पहला जो पैरामीटर पढ़ा दैट इज न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो रूल, सेकंड इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, थर्ड जो है इवन ओड रूल, फोर्थ है मैजिक नंबर रूल एंड फिफ्थ इज पैकिंग फ्रैक्शन। सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।